देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे एक नई पोयम जिसका नाम है ट्रीज यानी वृक्ष। इसको लिखने वाली जो है, इसको कंपोज करने वाली हैं एमिली डिक्सन। एमिली डिक्सन। एमिली डिक्सन या डिकिंसन। भाई एक और है डिक इन सन। एमिली डिकिंसन कुछ ऐसे है। तो वृक्ष इसने लिखा है। तो इस पोयम का जो एक तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, नेचर को देखो, दोनों में लिखूंगा। नेचर को क्लोज से ऑब्जर्व करती है। इट मीन्स देयर इज क्लोज ऑब्जर्वेशन OBSEREVATIOB ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर प्रकृति का बड़ा नज़दीकी से निरीक्षण है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, इंस्पेक्शन है। ठीक है, ये एक दिस इज अ नेचुरलिस्टिक पोयम। प्रकृतिवादी कविता है ये। प्रकृतिवादी नेचर्स लवर है। द पोइट इज नेचर लवर। ठीक है, द पोइट इज नेचर लवर। ये तीन बातें आपको ट्रीज में, यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनके बारे में तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ प्रकृति में होने वाले घटनाक्रम के बारे में भी बताया जाएगा। कि यहाँ पे कुछ साइंस भी आपको देखने को मिलेगी, बॉटनिकल साइंस। किस प्रकार से। स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट। The trees like tassel. The trees like tassel. Hit and swung. There seemed to rose a tune. There seemed rose a tune. There seemed to rose a tune.
फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स and creatures accompanying the sun तो एक बात तो आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फॉरेन कंट्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो एमिली डिक्सन है वो अमेरिकन है। क्या है भाई? अमेरिकन। अमेरिका का जो 30 डिग्री तापमान है यूएसए का, वो भारत का 45 डिग्री माना जाता है। ये समझ लो आप। इसका मतलब वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड ज़्यादा पड़ती है तो सूरज का बहुत महत्व है। सूरज की धूप इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती वहाँ पे, इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है जितनी भारत में गर्मियों के दिनों में होती है। वहाँ पे सन को एक तरह से कहे तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। अब देखिए, जो ट्रीज है वो टेसल की भांति है। टेसल का मतलब होता है बांदरवाड़। बांदरवाड़। और फिर आपके दिमाग में बात आई, सर व्हाट इज बांदरवाड़? तो ये हमारी घर की चौखट है और इसमें हम त्योहारों पे कुछ ऐसे सजावट करते हैं पत्तों की। ठीक है, अब इसको आप उल्टा कर दो, इस बांदरवाड़ को आप उल्टा कर दो। ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया। अब ये इसकी तुलना पेड़ों से की गई है, जो बहुत बड़े एरिया में एक वन के रूप में, बगीचे के रूप में बहुत सारे वहाँ पे पेड़ हैं। तो जब हवा चलती है तो ये हवा से एक दूसरे से टकराते हैं। किसकी भांति? ये बांदरवाड़ की भांति, जो दरवाज़ों पे लटकी रहती है और जब हवा चलती है तो ये इसके जो पत्ते हैं, इसके जो सजावटी जो चीज़ें हैं जो लटकी रहती हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं। हवा से इस प्रकार से टकराने से इसकी तुलना वो टेसल से करती है पेड़ों की, कि जब हवा चलती है तो ये एक दूसरे से टकराते हैं पेड़। किसकी भांति? टेसल की भांति एक दूसरे से हिट करते हैं और ऐसा लगता है कि ये झूला झूल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये झूला झूल रहे हैं। दूसरी बात, डेढ़ सीमड़, सीमड़ यानी प्रतीत होता है, लगता है, प्रतीत होना, कि एक आवाज़ उठ रही है। रोज यानी उठना, ट्यून यानी एक धुन सी उठती है छोटे छोटे प्राणियों से। छोटी और प्राणियों की आवाज़ें, छोटे प्राणी की एक धुन पैदा होती है, जो कि सूर्य के साथ
ताल से ताल मिलाकर यह सूर्य का साथ चाहते हैं। अकम्पनी द सन, यानी बाहर सूरज निकलता है तो धूप लेने के लिए सब प्राणी बाहर आते हैं, तो वो उनकी चहचहाहट, उनकी वाणियाँ दोबारा से प्रज्वलित, दोबारा से बज उठती है, उनके आवाज़ करते हैं। तो इस प्रकार की जो ध्वनि है वो ट्यून की भांति है। देखिए मेन पॉइंट्स क्या हैं। द ट्रीज is compared with tassels when wind blows। जब हवा बहती है तो ट्रीज की तुलना टैसल से की गई है। द वॉइस ऑफ या साउंड द साउंड ऑफ या वॉइस ऑफ मिनी या लिटिल creatures is seemed as rising tune to the poet। all the creature activities happen in presence of the sun। की जो ट्रीज है उसकी तुलना की गई है टैसल से जब हवा बहती है, और जो छोटे प्राणियों की आवाज़ है वो उठती हुई धुन की तरह है कवि के लिए। सभी प्राणियों की जो गतिविधियां हैं, उनका बोलचाल, उनकी आवाज़ वो घटित होता है सूर्य की उपस्थिति में, इसलिए यहाँ पर अकम्पनिंग सन लिखा गया है। उसके बाद स्ट्रेंजर नंबर सेकंड, फॉर पेलेस्ट्रीज ऑफ समर enamoring the ear। They never yet did satisfy। They never
yet did satisfy, remotest when the most fair, remotest when most fair। देखिए किस प्रकार से पेलेस्ट्रीज का मतलब होता है, एक तो पेलेस्ट्री जो होता है, एक तो ये PSALTRTER, ये एक वाद्य यंत्र है, और पेलेस्ट्रीज होता है, इसका मतलब ईश्वर का गुणगान करने का भक्ति गीत। ईश्वर का गुणगान करने का भक्ति गीत पेलेस्ट्रीज है ऑफ समर, यानी ग्रीष्म ऋतु का। एनमरिंग द ईयर, कानों को अच्छा लगने वाला, यानी सुनने में मधुर, सुनने में मधुर। दे नेवर yet did satisfy, वे भी इतना ज़्यादा संतुष्ट, तो भी वो इतना ज़्यादा, ऐसे लिखेंगे, तो भी वो इतना ज़्यादा संतुष्टिदायक नहीं है। दूरवर्ती, when most fair, when most fair का मतलब क्या है? when most fair यानी जब इनको आयोजित किया जाता है। और फेयर का मतलब ऐसे निष्पक्ष होता है। फेयर यानी अच्छा, निष्पक्ष। तो किस प्रकार से कि जो फार पेलेस्ट्रीज ऑफ समर है, यानी ग्रीष्म ऋतु में ईश्वर का गुणगान करने के लिए गाए जाने वाले भक्ति गीत, जो कि कानों को सुनने में बड़े मधुर लगते हैं, बड़ा रस आता है कानों को सुनने में, वो गीत भी इतने संतुष्टिदायक नहीं है, इतने दूरवर्ती, जितना कि जब इन पेड़ों की आवाज़ जो होती है, जो ट्यून उठती है, मिनिएचर क्रिएचर की आवाज़ें हैं, जो ट्यून हैं, दूर से इतनी अच्छी, फेयर यानी बहुत निष्पक्ष रूप से बहुत प्यारी लगती है। यानी ईश्वर की स्तुति गान करना, ईश्वर का जो स्तुति गान है वो वास्तव में सब मानते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन वो भी
वो भी बहुत इतने संतुष्टिदायक नहीं है जितना प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जिस प्रकार का भी कोई आवाज़ है वो इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा मधुर है कि उसकी आगे ये पेलेस्ट्रीज सॉन्ग्स भी बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल कोई इनका महत्व नहीं माना जाता, इतना सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या लिखेंगे मेन पॉइंट्स में? इस स्ट्रेंजर को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो आप। द नेचर साउंड और वॉइस is more satisfy and enamoring to ear than पेलेस्ट्री सॉन्ग ऑफ समर। यानी जो प्रकृति का आवाज़ है वो ज़्यादा सेटिस्फाई और कानों को सुखदायक है किसकी अपेक्षा? ईश्वर के स्तुति गान जो गर्मियों में किया जाता है उसकी अपेक्षा। ऑफ समर, ये एक लाइन में इसको आप डिफाइन कर सकते हो। फिर देखिए स्ट्रेंजर नंबर 3। द सन शोन होल एट इंटरवल्स। द सन शोन whole at intervals then half then half then utter head as if himself were optional, as if himself were optional and had states of cloud and had states of cloud। ठीक है, the sun shone whole at intervals, the half then utter head as if himself were optional and had states of cloud। अटर का मतलब होता है पूर्ण, हेड यानी छिपना, सूर्य यानी दिखाना, पूर्ण पूरा, होल यानी पूरा, इंटरवल्स यानी बीच बीच में,
एज इफ मानो खुद, वर ऑप्शनल राज हो, यानी खुद का विकल्प हो। खुद का विकल्प हो। और हैड स्टेट ऑफ क्लाउड्स, सारे बादल और आसमान उसका राज्य हो। यह सारे बादल और आसमान, सारे बादल और पूरा आसमान उसका राज्य हो। फिर एमिली डिक्सन कहती है सूरज के बारे में, यानी सन के बारे में। किस प्रकार से कहेगी कि जो सूर्य है वो अपने आप को दिखाता है, यानी बादल में सूरज इस प्रकार से अपने आप को छिपाता दिखाता रहता है, कभी पूरा, बीच बीच में अपने आप को स्वयं कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाता है। कभी बादलों से बीच बीच में सूरज पूरा दिख जाता है और कभी आधा दिखता है इस प्रकार से, और कभी वो पूर्ण रूप से बादलों के पीछे छिप जाता है, पूर्ण छिप जाता है। यानी सूर्य का कभी आधा दिखना, कभी पूरा दिखना और कभी पूर्ण रूप से छिप जाना, मानो ऐसा लगता है कि ये खुद का राज हो, ये खुद का विकल्प है, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शनल हो ये क्रिया उसकी। और मानो कि वो जो ये सारा बादल और आसमान है उसके राज्य हो, उसका आधिपत्य है इस पे सारा। इस प्रकार से सूरज के बारे में कहा गया है कि सूरज अपना खुद की मर्जी चलाता है और पूर्ण रूप से अधिकार जमाता है। इसमें क्या लिखेंगे कि द पोइट डिक्लेयर्स द सन एज मास्टर ऑफ द स्काई एंड क्लाउड it is his will to show himself whole, half or uttered। एक लाइन में इसका डिस्क्राइब कर दिया आपने, एक्सप्लेन कर दिया कि जो पोइट है वो ये डिक्लेयर करता है सन को कि वो एक तरह से आकाश और बादलों का स्वामी है। इट यानी सन, ये उसकी इच्छा है कि खुद को दिखावे, या तो पूरा दिखेगा या आधा दिखेगा, ये पूर्ण रूप से छिप जाएगा। ये तो उस सूर्य भगवान की इच्छा पर डिपेंड है कि मानो ये उसका खुद का पूरा राज्य है, मास्टर है वो, संपूर्ण उसका आसमान का, स्काई का, कि या तो
खुद को पूर्ण दिखाए या पूर्ण रूप से छिप जाए, आधा दिखाए। लिख लो। हो गया।